अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फैसल मुर्तज़ा है और आई एम अ पीएमएस क्वालिफायर। यहाँ पर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अ, मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, आईआर के ऊपर भी, जेंडर स्टडीज़ के ऊपर भी, यूएस हिस्ट्री के ऊपर भी एंड कुछ जो है रिसर्च पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है अ, जैसे कि ये मैंने खुद तैयार किए थे अपने पेपर्स के लिए कि एशिया एंड कंपीटिंग विजन्स ऑफ रीजनल ऑर्डर, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे विद टाइम टू टाइम। इनके इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियोस आती जाएंगी। राइट नो आईआर की तरफ जाते हैं और आईआर को हम जो है सिलेबस उसका देखेंगे, सीएसएस का सिलेबस देखेंगे और हम इसके ऊपर टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखेंगे और हिस्ट्री को के बाद हम फिर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की तरफ जाएंगे। आईआर को समझने के लिए जो है आपको पता होना चाहिए पर्सपेक्टिव्स का, लेवल ऑफ एनालिसिस का। ठीक हो गया। ऑब्वियसली हम इन सब चीज़ों को देखेंगे विद द पैसेज ऑफ द टाइम। सबसे पहले आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए। मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा थ्योरीज का। अ, वो इसलिए कि अ, बाद में डिटेल में हम थ्योरीज पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ ओवरव्यू इसलिए ताकि हिस्ट्री पढ़ते वक्त आपको किसी चीज़ की कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। फिर जब हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारी बातें क्यों हुई हैं और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। फॉर एग्जाम्पल हम वर्ल्ड वॉर 1 को देखते हैं। अच्छा जी, रिज्यूम करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई है, मैंने यहाँ पर 4 रीजंस या 4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। हम कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द जर्मन पावर, या केजर विल्हेम टू की डिप्लोमेसी की वजह से, या जर्मन की मिलिट्री आइडियोलॉजी की तरफ से। ठीक है, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, एक मिलिट्रिस्टिक आइडियोलॉजी, उसकी वजह से हुई है, या फिर एक कैपिटलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हुई है, जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ये देता है। इसको क्रिटिकल थ्योरी भी हम समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बना के डाली हुई है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाउ डिफरेंट थ्योरीज जो है, आईआर थ्योरीज जो है, वो डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथोडोलॉजीज। ठीक है, कौन सी थ्योरीज क्रिटिकल हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, कौन सी पॉजिटिविस्ट हैं, कौन सी पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं, कौन सी जो है वो साइंटिफिक है, कौन सी ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, ये सब मैंने डिस्कस की है। लेकिन जब हम इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे स्टार्ट में, तो मैं एक प्रॉपर चार्ट के जरिए शो करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो ब्रीफ ओवरव्यू है ये लेक्चर। ठीक है, इसमें रियलिज्म क्या बोलता है, वो हमें बोलता है कि रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है इंटरनेशनल सिस्टम, ये कॉज करती है वॉर। ठीक है, यहाँ पर वॉर की कंडीशंस बताई हुई है कि रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब कोई स्टेट बड़ा पावरफुल होता है, कोई स्टेट उससे कम, तीसरा उससे कम, फिर डिसेंट्रलाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये ये जो एक हायरार्की है, इसमें स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट्स से एक डर, एक फियर पैदा होता है, जिसको हम सिक्योरिटी डायनामा भी बोलते हैं। सो इस रीजंस की वजह से वॉर होती है। लिबरलिज्म बोलती है कि वॉर का जो रीजन है वो ये है क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, स्टेट्स के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशन, सोशल रिलेशंस नहीं होते, जिसकी यानी कि डिप्लोमेसी नहीं होती है, ट्रेड नहीं होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग नहीं होती। पाकिस्तान में हम कह सकते हैं, सॉरी साउथ एशिया में हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि सार्क इज इनएक्टिव। अगर सार्क एक्टिव होता तो फिर काफी जो प्रॉब्लम्स की रेजोल्यूशन है वो सार्क में हो जाती। आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव्स जो है वो कहता है कि नहीं, ये आइडियाज एंड नॉर्म्स, सॉरी आइडिया एंड
नॉर्म्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, द वे एक्टर्स थिंक ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स। मैं क्या समझता हूँ कि जो मेरा ऑपोजिट है, यानी एक्टर ए क्या समझता है कि एक्टर बी की आइडेंटिटी क्या है, क्या एक्टर ए ने एक आइडेंटिटी बनाई हुई है एक्टर बी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन वो आइडेंटिटी कैसी है, पाकिस्तान ने क्या आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव बनाया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया एक एग्रेसिव स्टेट है जो कि पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है, सो पाकिस्तान फिर उस तरह रिएक्ट करेगा। ये जो है आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव कहती है कि दोनों ने जो है एक आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव्स बनाए हुए हैं। पाकिस्तान का आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू चाइना कैसा है, एंड पाकिस्तान का आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कैसा है। ओके। मार्क्सिज्म जो है वो कैपिटलिस्ट थ्योरीज ऑफ कहती है कि एक कोर स्टेट्स होती हैं और पेरिफेरल स्टेट्स होती हैं, जो एक दूसरे जो कोर जो होती है वो पेरिफेरल स्टेट्स यानी बोर्जर्स एंड प्रोलेटरिएट, सिंपल लैंग्वेज में जो मार्क्स कहता है। सो फिर ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोर स्टेट्स जो है पेरिफेरल स्टेट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, और इस चीज़ की वजह से कोर स्टेट्स में वॉर होती है, क्योंकि कोर स्टेट्स जो है वो डिफरेंट पेरिफेरल स्टेट्स को एक्सप्लॉइट करने और उनके ऊपर कब्जा करने की एक रेस में होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान वॉर हो जाती है। ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 इसीलिए हुई थी क्योंकि जर्मन कॉलोनीज चाहता था एंड इंग्लैंड कॉलोनीज नहीं देना चाहता था। खैर, लेवल ऑफ एनालिसिस से भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ सकते हैं। उसका क्या मतलब होता है, एक होता है सिस्टमैटिक सिस्टमिक इंटर लेवल ऑफ इंटरनेशनल एनालिसिस, यानी इंटरनेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो अगर हम स्टेटमेंट 1 देखें, राइज ऑफ जर्मनी वाला, ये सारी स्टेटमेंट्स देख लें। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट 1 देख लें, तो ये राइज ऑफ जर्मनी है, यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर राइज, जर्मनी की राइज हुई है। फिर हम इंडिविजुअल लेवल को देख ले तो हमारे पास इंडिविजुअल लेवल में ये हो जाता है, यानी कि इंडिविजुअल का क्या व्यू था। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अगर हम देख लें, तो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हमें जर्मनी की मिलिट्री आइडियोलॉजी, सोसाइटी उसकी कैसी थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो ऑटोक्रेटिक थी, क्या चाहती थी वो ठीक हो गया। एंड स्टेटमेंट 4 कैपिटलिस्ट क्लासेस में डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसको हम कह सकते हैं कि वॉर, cause of war coming from deep-seated historical forces that tie together multiple perspectives and level of analysis। तो इसमें कैपिटलिस्टिक क्लास भी आ गया, फिर इसके अंदर मिलिटरिस्टिक आइडियोलॉजी भी आ गई, फिर इसके अंदर राइज ऑफ पावर भी आ गया, वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रेसिडेंस डायनामा को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रेसिडेंस डायनामा क्या होता है, ये तो आपने काफी दफा सुना भी होगा। इसको इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। and कल हम पर्सपेक्टिव्स देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम पर्सपेक्टिव्स देखेंगे। सो प्रिजन डायलेमा क्या होता है, प्रिजन डायलेमा होता है इन दिस केस टू प्रिजनर्स जो होते हैं एंड वो रैशनली कोई ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं जिससे उनको कम से कम नुकसान हो सके, जो पॉसिबल वर्स्ट आउटकम्स होते हैं वो अवॉइड किए जा सकेंगे। मैंने एक ए बी खुद से भी बनाया है, यानी फॉर एग्जांपल वन, वन का मतलब वो कोऑपरेट करता है, बी जीरो का मतलब कोऑपरेट नहीं करता। तो अगर ए कोऑपरेट करता है और बी कोऑपरेट नहीं करता, यानी ए एक्सेप्ट करता है कि जो है बी इज, क्या कहते हैं उसे, बी जो है वो इज द रिस्पॉन्सिबल, तो 25 साल सजा मिल, कैद पनिशमेंट मिलेगी बी को। वाइस वर्सा इन सेकंड केस, अगर दोनों कोऑपरेट करते हैं कि बी एंड बी कहता है ए, तो 10 साल की सजा मिल जाएगी। अगर दोनों चुप रहते हैं, ठीक है, 0-0 मीन्स चुप, तो दोनों को 1 साल की सजा मिल सकती है। अब रियलिस्ट प्रेजेंट डायलेमा क्या है, अब ये चीजें, ये जो मैंने ऊपर एक टेबल बनाया है, इसको इसको देखते रहो सिर्फ, ठीक है। नाउ रियलिस्ट प्रेजेंट डायलेमा के नजदीक की जो 25 ईयर्स की सजा होती है ना, पनिशमेंट, इट कैन, अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट परस्पेक्टिव, आपके मुल्क की तबाही हो जाना, आपका स्टेट की टेरिटरी को पे कब्जा हो जाना, आपके लोग मर जाना, इंडस्ट्रीज का मर जाना, खत्म हो जाना, तबाह हो जाना। सो रियलिस्ट का इन्वायरमेंट क्या होता है, स्टेट्स या तो कॉपरेट करती हैं या नहीं करती, तो किस कंडीशंस में करती हैं, या उनकी उनके परस्पेक्टिव से इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है। तो 25 ईयर्स का मतलब रियलिज्म के नज़दीक होता है कि अगर एक स्टेट डिसआर्म करती है, यानी आर्म आर्मामेंट्स
नहीं बनाती है या कहती है बस हम गिव अप कर रहे हैं, दूसरा स्टेट जो है वो नहीं करता, तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेट को रिस्क होगा कि वो जो सेकंड स्टेट है वो उसके ऊपर हमला कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान कह दे कि ठीक है मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान को अब ये इंडिया से थ्रेट होगा कि वो किसी टाइम भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए 25 ईयर्स की पनिशमेंट, यानी उसकी टेरिटरी एब्जॉर्ब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद 1 ईयर का मतलब क्या हो गया कि दोनों स्टेट्स यानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है वो आर्मामेंट्स करते रहे, क्योंकि दोनों को जो है सरवाइव करना है इस इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में। और फिर दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं डेवलप होता, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम जो है एनार्किक है, जहाँ पर उनको सरवाइव करना है, और विदाउट वेपन्स दे कांट सरवाइव। 10 ईयर्स का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल दोनों जो है वो गिव अप कर देते हैं आर्म्स, मींस सॉरी, दोनों के पास अगर आर्मामेंट्स होती हैं पाकिस्तान इंडिया के पास, तो अब दोनों जो है उनको ये खतरा होता है कि भाई कोई भी अटैक करेगा एक दूसरे के ऊपर तो इशू हो सकता है, इसलिए दे विल नॉट अटैक ऑन ईच अदर। अच्छा, लिबरल जो प्रेजेंट डायनामा है वो रिपीटेड इटरेशंस, कॉमन गोल्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करता है। वो कहता है कि स्टेट्स क्यों कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ। रियलिज्म तो कहता है कि स्टेट इसलिए कोऑपरेट करती है क्योंकि उनको एक दूसरे से थ्रेट होता है सर्वाइवल का, कि उनको सर्वाइवल सर्वाइवल करनी होती है, और एक दूसरे से थ्रेट होता है इसलिए वो कोऑपरेट करती हैं। लिबरल कहता है ऐसी बात है कि हम क्यों एक दफा कहें कि आप एक दफा इंटरेक्शन करो, बार बार इंटरेक्शन करो, एक दफा इंटरेक्शन किया, उनको ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ, आप दोबारा करते जाओ, बार बार करते जाओ, थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू ट्रेड एक्सेट्रा, तो फिर आपका ट्रस्ट ऑटोमेटिक डेवलप होगा और आप कोऑपरेट करोगे। यानी आप 1 ईयर पनिशमेंट वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, दिस वन, आप ये वाला चूज करोगे। या अगर इनके कॉमन गोल्स होते हैं तो तब भी ये लोग ये वाला चूज करेंगे। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाती है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या मतलब हो गया? फॉर एग्जांपल ये 25 ईयर्स की पनिशमेंट में न्यूक्लियर वेपन्स बन गए ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई। अब दे कैन न्यूक्लियर वेपन्स कैन पनिश एवरीवन बुरी तरीके से, तो फिर स्टेट उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? स्टेट कोऑपरेट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम जाते हैं आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव की तरफ। आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव्स क्या बोलता है कि स्टेट कोऑपरेट करती हैं बिकॉज उनकी शेयर्ड आइडेंटिटी की वजह से। स्टेट्स एक दूसरे को जानती हैं, समझती हैं। ये नहीं कि स्टेट जो है वो कॉमन गोल्स देखती है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उनको कहता है कि आप कोऑपरेट करें, नहीं, स्टेट की आइडेंटिटी उनको बोलती है कि आप कोऑपरेट करें। वो एग्जांपल देते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है, यानी डेमोक्रेटिक स्टेट्स एक दूसरे को समझती हैं, उनकी वैल्यूज परसेप्शंस ऐसी हैं जो एक दूसरे के लिए कहती हैं कि आप कोऑपरेट करें। ठीक हो गया, तो एक जनरल ब्रीफ ओवरव्यू था। अगर समझ नहीं आई है तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ठीक है, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग के तहत दोबारा समझा दूंगा। बट आई थिंक सो मैंने कोशिश की है कि समझ आ जाए आपको। फ्रॉम टुमारो हम जनरली देखेंगे, सॉरी फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम जनरली देखेंगे कि डिटेल नहीं देखेंगे, जनरली अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि रियलिज्म क्या होती है, लिबरलिज्म क्या होती है, एंड आइडेंटिटी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होती है, इन ओनली टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री के बाद हम जंप करेंगे डिटेल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव समझने के लिए, ठीक है। सो अभी तक के लिए बस इतना ही। एंड आपको किसी भी किस्म की कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, तो यू कैन व्हाट्सएप मी। तो बस ठीक है, तब तक के लिए, जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।